हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हैं और 8 मार्च 2025 को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं गृह विज्ञान विषय का, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च 2025 के लिए गृह विज्ञान विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जहां से मेरे प्यारे बच्चों यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए यह वायरल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल बालिकाओं के लिए है यह वायरल मॉडल पेपर, और जिन बच्चों ने भी गृह विज्ञान विषय को चुना है उनको भी इसी वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोड आप लोग याद कर लीजिएगा, 823 BQ कोड का ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भर देना है अच्छे से, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। तो यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और निर्देश में आप लोग ध्यान दें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा, और खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नमूना आप देख सकते हैं ये है OMR शीट का नमूना। इसमें आप जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ में, यहाँ से आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर गोला काला करके भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर निर्देश है, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर को चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये भी दर्शाया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पर निर्देश है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे, जो सही विकल्प होगा आप जो है गोला काला करके उत्तर देंगे। तो चलिए यहाँ पर एक जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है सवाल पर आधारित और बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है यहाँ पर, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 35 रुपये। 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, इसको हमें क्या कर देना है, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। चाहे आप जो है यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपये, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, इस तरह से हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, और यहाँ पर 6 आ जाएगा हासिल के रूप में, और 12 तियाँ कितना होता है, 12 तियाँ जो होता है 12 दूना 24, 12 तियाँ 48 होता है।
12 तिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12 तिया 36 होता है। 36 में ये 6 जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 420 रुपया आ गया। अब यहाँ पर यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 420 रुपया होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। आपको ये लगाना नहीं है सवाल, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर कैसे आपको ज्ञात करना है। इसी तरह से आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर विकल्प है बचत करना, दूसरा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आय की जानकारी, या चौथा विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, प्रश्न ये है और विकल्प यहाँ पर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचत करना भी पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। व्यय पर, व्यय का अर्थ क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, खर्च, यानी जो हम धन खर्च करते हैं, रुपए खर्च करते हैं, उस पर भी नियंत्रण बना रहे, इसलिए पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। और आय की जानकारी, आय का अर्थ होता है आमदनी, परिवार के द्वारा आमदनी किस तरह से हो रही है, यानी कितनी आमदनी हो रही है, कितने रुपया प्रति माह आ रहा है, इसके लिए भी पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय की जानकारी, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए? हम घर में सफाई करते हैं, उसके बाद जो कूड़ा होता है उसको हमें क्या कर देना चाहिए? उसको हमें कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी क्या घर में रखना चाहिए या सड़क पर फेंकना चाहिए या नाली में बहाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है जब से बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही होगा, H2O। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, टाइफाइड रोग फैलता है, तो टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही विकल्प। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो यदि हम घर में सिलाई करते हैं, कपड़े सिल लेते हैं, तो इससे हमारे समय की बचत होती है, हमारे धन की बचत होती है, हमारे वस्त्रों यानी कपड़ों की बचत होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। घर में सिलाई करने से बचत होती है किसकी? समय की, धन की और वस्त्र की, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़े पर मेरे प्यारे बच्चों निशान लगाना चाहिए मिल्टन चॉक से। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से किसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक विटामिन आंवला में पाई जाती है। आप लोग याद कर लेना, हो सकता है प्रश्न आ जाए और विकल्प में आंवला लिखा हो तो राइट आंसर यही होगा। विटामिन सी का सबसे प्रमुख या प्रचुर मात्रा में यदि देखा जाए, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किसमें पाई जाती है? तो आंवला में या खट्टे फलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन परोसने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा?
का प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? बड़ा चम्मच, यानी परोसने वाला जो चम्मच होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। आप सभी जानते हैं किसका प्रयोग करना चाहिए, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें, गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आधा सिलेबस तो आप, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? घर की विज्ञान, यानी जो आधा है सिलेबस आपको सीख रहे हैं, बस उसको लिखित भाषा में कैसे लिखना है ये बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो यदि हम भोजन पकाते हैं, कोई चीज बनाते हैं और उसमें सोडा का प्रयोग करते हैं, किसका? डी वाला ऑप्शन सही होगा। सोडा का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होता है। रोगी का भोजन होना चाहिए, बिल्कुल आसान से प्रश्न आते हैं, आप देख सकते हैं। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोगी का भोजन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सुपाच्य, ऐसा भोजन हो जिसे वह आसानी से पचा सके। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में कुल 206, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, कुल 206 अस्थियां या हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? तो रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए, पोषण की कमी या अधिक ऊर्जा देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोगी के लिए आहार कैसा हो? यहाँ पर राइट आंसर ए वाला होगा, संतुलित आहार देना चाहिए। प्रश्न अगला है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किसमें होता है? बेहोश होने पर, हड्डी टूटने पर, डूबने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, डूबने पर। जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है या डूबने की कगार पर होता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, तो सिल्वेस्टर विधि के द्वारा उसे श्वसन क्रिया कराई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? तो मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, 12। प्रश्न अगला है, मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण, यहाँ पर दिए गए विकल्प में यहाँ पर जो है रिक्त स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा? तो जो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण क्या होता है? सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। अस्थिभंग का अर्थ क्या है? हड्डी का टूटना। जब कोई हड्डी टूट जाएगी तो उसमें क्या होगा? उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी, दर्द भी होगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अंग भी वह निष्क्रिय हो जाएगा, यानी उस अंग से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण सूजन आ जाएगी, दर्द होगा, अंग भी निष्क्रिय हो जाएगा, उससे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं, तो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर थर्मामीटर की कृपा से हम किसी का भी बुखार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक तापमान थर्मामीटर के द्वारा ही देखा जाता है। अगला प्रश्न है, खूंटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है, तो यह संधि पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुराग्रह या खूंटी जो होती है संधि, यह कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है, या खोपड़ी में, कोहनी में, या घुटने में? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कोहनी में पाई जाती है। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।
मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या है? कोहनी में होती है। चलिए पार्ट बी जो कि आएगा 50 नंबर का, इसके भी सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा जो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। चलिए प्रश्न यहाँ पर 21 है, कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। उसके पहले मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी कराऊंगा और आप मॉडल पेपर देख रहे होंगे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है। गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के भी वायरल मॉडल पेपर की वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कीड़े तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? चलिए इसका उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 21, प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसका उत्तर क्या होगा? वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगाना होना चाहिए, कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 22, ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर ही बना लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। यदि हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो वस्त्र जो है एकदम सही नाप का बनेगा और जो पहनेगा यानी जिसके लिए वस्त्र बन रहे हैं उसके शरीर पर भी शोभित होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23, बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। रेखांकित चेक का जो पैसा होता है उसको मिलेगा जिसका चेक है, और वह पैसा यदि लेना चाहता है तो उसको रेखांकित चेक पर लिखे गए पैसे जो अंकित पैसे हैं वह खाते में अपने ही खाते में जमा करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न आ भी सकता है कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है, रेखांकित या क्रॉस चेक होता है, आप लोग याद कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। कह रहा है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, प्रत्येक प्रश्न जो आएगा अति लघुत्तरी ये होगा 2 नंबर का, मैंने आपको बता दिया। चलिए इसका उत्तर आप समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 24,
प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है? पहला अंतर आप लोग समझें, प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, यानी हम कब सांस लेते हैं कब छोड़ते हैं हमको पता नहीं चलता। ये क्रिया प्रतिक्षण यानी हर वक्त चलती रहती है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया कब की जाती है? जब प्राकृतिक श्वसन में कोई विघ्न आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तब ये जो है क्रिया कराई जाती है। दूसरा अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, यानी प्राकृतिक श्वसन क्रिया हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अनैच्छिक है, हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर है कि हम इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोक लें, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए सांस रोकी जा सकती है, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट, बस इससे ऊपर नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया जो होती है यह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराई जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा। अस्थि भंग के प्रकार केवल नाम लिखकर आपको बताना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, आपको नाम लिखकर बताना है। अस्थि भंग यानी हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप लोग यहाँ अच्छे से समझिए। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का 1 या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग के निम्न प्रकार हैं। कितने प्रकार का होता है अस्थि भंग? पहला, बहुखंडी अस्थि भंग। बहुखंडी अस्थि भंग यानी जब एक अस्थि 1 से अधिक स्थानों से टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुखंडी अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुखंडी अस्थि भंग। दूसरा है साधारण अस्थि भंग। तीसरा है पचड़ी अस्थि भंग। चौथा है संयुक्त अस्थि भंग और 5वां है कच्ची अस्थि भंग। छठा है जटिल अस्थि भंग। तो इतने प्रकार की अस्थि भंग होती है, यानी इतने प्रकार से अस्थि भंग यानी हड्डी इतने प्रकार से टूट सकती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर क्या होगा? चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहते हैं। चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है, मान लीजिए आपने देखा किसी को चोट लग गई है, रोड सड़क दुर्घटना में उसको चोट लग गई है, तो क्या हुआ? उसको जो तुरंत उपचार दिया जाता है वही उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 27, जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक निर्देश दिया गया है जिसको पढ़ना है आप सभी को। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 है यहाँ पर, घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? घर की सफाई का महत्व। गृह सज्जा में सहायक। सबसे पहला महत्व क्या है घर की सफाई करने का? गृह सज्जा यानी घर को सजावटी रूप में दिखाने में सहायक रहता है। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। इसलिए घर की सफाई में, गृह सज्जा में सहायक होती है घर की सफाई।
दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई करने से क्या होता है, घर में विभिन्न प्रकार के रोग और उनके जीवाणु नहीं पनपते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिटेल में आप समझिएगा, घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों की जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आप एक चीज अनुभव कीजिएगा, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपके मस्तिष्क में यानी दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, और एक बार आप गंदे कपड़े पहनकर देखो, फिर आप देखोगे आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं। तो घर की जो सफाई है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है यहाँ पर जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया घर की सफाई का महत्व। गृह सज्जा में सहायक। दूसरी हेडिंग है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। तीसरी हेडिंग आप याद कर लेंगे स्वास्थ्यवर्धक होती है घर की सफाई। जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में भी सहायक होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा। भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 29 है, जो कि इस प्रकार से है, सिलाई किट में वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मैं यहाँ पर प्रश्न क्या रखूंगा, कलफ के प्रकार बताइए। क्या कलफ के प्रकार कितने हैं, प्रकार कितने हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिसके कारण इसका उत्तर आप नहीं समझ पाते। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लियर प्रश्न लिख रहा हूँ, कलफ के प्रकार कितने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है। अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है। बनाने की विधि क्या है आप लोग समझिएगा, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 28, यहाँ पर कलफ के प्रकार कितने होते हैं। सबसे जरूरी बात, कलफ होता है मैदे का कलफ, अरारोट का कलफ, चावल का कलफ, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ आदि। अब अरारोट का कलफ कैसे बनता है, यानी अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है। मैदा तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है। इसके लिए मैदा या अरारोट 1 बड़ा चम्मच, मोम 1/4 चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है। जब घोल भली भांति पक जाए
तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न है वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से समझेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 29। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है? वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। वनों से हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो कि मानव के लिए क्या है? अनिवार्य होती है। अगला है वनों से हमें मृदा अपरदन नहीं होता, यानी वनों के कारण मृदा अपरदन की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, सूखे की संभावना भी कम होती है। वनों के कारण सूखे की संभावना भी कम होती है। वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए इसका जो है उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग समझिएगा। सिलाई किट की उपयोगिता। सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री इस प्रकार से है: फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि। ये सभी जो है सिलाई किट के अंतर्गत रखी जाने वाली सामग्रियां हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्या महत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 31 आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती हैं। सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं जिनका नाम अल्ट्रावायलेट है, ये नीचे आने में यानी पृथ्वी तक आने में इनको कौन रोकता है? ओजोन परत के द्वारा रुक जाती हैं। और ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। यदि ओजोन परत नष्ट हो जाए तो हम सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है और हम सभी अपने स्वार्थ के लिए ओजोन परत को कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीव्र प्रदूषण की वजह से, बढ़ते प्रदूषण की वजह से, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, रासायनिक प्रदूषण हो या किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो कि ओजोन परत को जो है धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है और ये हम सभी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। ओजोन परत का यदि नष्ट हो गया, यानी ओजोन परत यदि नष्ट हो गई तो हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम की बात रहेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखिए। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों देखने से पहले निर्देश आप यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। अगला यहाँ पर, अथवा आप इस प्रश्न को भी लिख सकते हैं, ग्रह गणित क्या है?
इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। और प्रश्न अगला है जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 34 है, अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न वायरल प्रश्न हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। तब तक मैं आपको गृह विज्ञान के कई वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 8 मार्च में जो गृह विज्ञान का पेपर होगा उसमें जरूर छपेंगे जहां से प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।